बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस एंड नेफ्रिटिक सिंड्रोम। बेसिकली ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या है? नाम को ऊपर थोड़ा-सा गौर करें तो हमें समझ आती है कि आइटिस इन्फ्लेमेशन इंट्राग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन है, ठीक है? मतलब ये बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर हमारे पास वो सारे का सारा ग्लोमेरुलस होता है, कैपिलरीज़ का बंच। तो इसकी अगर हमारे पास इन्फ्लेमेशन हो जाए तो ये हमारे पास है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है? अब ये हमारे पास फोकल प्रोलिफरेटिव्स भी हो सकती है, ठीक है? और ये हमारे पास प्रोलिफरेशन की तरफ जा रही है, ठीक है? प्रोलिफरेटिव से हमारे पास डिफ्यूज्ड प्रोलिफरेटिव की तरफ हमारे पास जा मतलब पहले एक स्पेसिफिक एरिया में वो प्रोलिफरेट करती वो डिफ्यूजन के साथ मतलब पूरे इलाके को उसने डिफ्यूज़ कर देना है, ठीक है? अब जो पेशेंट है ना ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का, उसके अंदर हमारे पास क्या-क्या चीज़ें जो भी उसके अंदर सिम्पटम्स आते हैं, उसको हम कोलेक्टिवली जो है ना नेफ्रिटिक सिंड्रोम के अंदर लिखेंगे। मतलब एक उसने निमोनिक लिखा हुआ है HOPE होप उम्मीद होती है ना, मतलब एच से हमारे पास क्या होगा, हमारे पास हीमाचूरिया मतलब ब्लड इन यूरिन होगा, पेशाब खूनी पेशाब होगा उसका, ठीक है? फिर हमारे पास है जी एच से हमारे पास आता है जी हाइपरटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर थी क्योंकि रेनिन एंजियोटेंसिन सारे का सारा वो डिस्टर्ब हो चुका है, ठीक है? किडनी जिसको रेगुलेट कर रहा है। फिर ओ से हमारे पास ओलिगोयूरिया, जो पेशाब आ रहा है वो भी कम आ रहा है और उसके अंदर भी हमारे पास खून है, ठीक है? फिर हमारे पास पी से है प्रोटीन यूरिया। अब मैंने कहा कि इसका रिलेशन है नेफ्रिटिक सिंड्रोम के साथ। नेफ्रिटिक सिंड्रोम में हमारे पास 3.5 ग्राम पर डे, ठीक है? इससे अगर कम है प्रोटीन पेशाब में यानी तो नेफ्रेटिक है, अगर इससे ज़्यादा होगी तो नेफ्रोटिक होता है, ओ आ जाएगा अगर इससे ज़्यादा होगा, ठीक है? तो ये हमारे पास कट ऑफ वैल्यू है। फिर ई से हमारे पास है एडीमा। तो होप को याद कर लो, आपको सारे सिम्पटम्स याद आ जाएँगे, ठीक है? अब इसकी काज़ क्या है, क्यों इन्फ्लेमेशन हुई है ग्लोमेरुलस जो है ना इंटरग्लोमेरुलर इन्फ्लेमेशन क्यों हुई है? हमारे पास हो सकता है जी एएनसी एंका पॉजिटिव वेस्कुलाइटिस। अगर आपने वेस्कुलर पैथोलॉजी पढ़ी हुई है तो हमारे पास वो सारी की सारी कंडीशंस आ जाती हैं। एन का हो गया, सी एन का हो गया, पी एन का हो गया, वो सारे के सारे। इसके अंदर हमारे पास वेगनार ग्रेनुलोमेटोसिस, फिर माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस, शर्ग स्ट्रास सिंड्रोम। तो ये 3-4 जो कंडीशंस हैं ना, ये एन का पॉजिटिव के अंदर होती हैं, ठीक है? हमारे पास एक होगी वेगनर्स ग्रेनुलोमेटोसिस हो गया, ठीक है? फिर हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पोलीएंजाइटिस, ठीक है? अब और लास्ट में हमारे पास हो जाता है जी शर्ग स्ट्रास सिंड्रोम जो है ना, वो हमारे पास ये 3-4 कंडीशन है जो एनका पॉजिटिव होती हैं, इसकी वजह से हमारे पास ये सारी कंडीशन डेवलप हो सकती है। या फिर हमारे पास जीबीएम ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ हमारे पास एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट एंटी जीबीएम डिजीज़ जिसे हम कहते हैं, मतलब ऐसी डिजीज़ जो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन के खिलाफ काम कर रही है, ठीक है? अब इसके अंदर हमारे पास कौन-कौन सी चीज़ें आ जाएँगी, एक आपके पास आ जाता है जी गुड पास्चर सिंड्रोम। अब ये सारी आपने पैथो के अंदर जो है ना वो पढ़ी हुई है, यहाँ पे हम डेली डिस्कशन करने की इतनी ज़रूरत नहीं, बस पता होना चाहिए। या फिर एंटी जीबीएम डिजीज़ जो है ना, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है? तो गुड पास्चर सिंड्रोम है, एंटी जीबीएम वो इसके अंदर आ जाती हैं। फिर हमारे पास कुछ इम्यून कॉम्प्लेक्स डिजीज़ेज़ होती हैं, कुछ ऐसी बीमारियाँ होती हैं जो इम्यून को अफ़ेक्ट करती हैं और एट द एंड वो आपके ग्लोमेरुलर जो भी है एरिया उसको अफ़ेक्ट करेंगी। तो इसके अंदर हमारे पास कुछ रीनल लिमिटेड डिजीज़ेज़ हैं, कुछ सिस्टेमिक डिजीज़ हैं। जिस तरह आपने मशहूर ज़माना सुना होगा पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है? पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर मिम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव, ठीक है? मिम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। फिर हमारे पास होता है जी आईजीए नेफ्रोपैथी। फिर हमारे पास होता है जी रैपिडली प्रोग्रेसिव ग्लोमेरुलो आरपीजीएन जिसको हम लिखते हैं। तो ये हमारे पास इम्यून कॉम्प्लेक्स डिसीज़ है। इसके अलावा सिस्टेमिक डिजीज़ तो आपको मशहूर ज़माना पता है, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस एसएलई जिसे हम कहते हैं, या फिर कोई भी और भी बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, सबएक्यूट बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस, वो सारी की सारी जो सिस्टमैटिकली इफेक्ट करती हैं वो एट द एंड उसने किडनी के ग्लोमेरुलर को इफेक्ट करना है। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे बुक के मुताबिक चलता हूँ तो पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के बारे में बात करते हैं। ये आपने आई थिंक माइक्रोबायोलॉजी के अंदर भी जो है ना वो इसको रीड किया होगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लिखते हैं जी पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस।
ठीक है, मतलब इन्फेक्शन हुआ उसके बाद पोस्ट, ठीक है, इन्फेक्शन होने के बाद कॉमनेस्ट टाइप है हमारे पास। इसके अंदर 1 से 4 वीक आफ्टर थ्रू वो कहता है कि डॉक्टर साहब मेरा जो है ना वो 4 हफ्ते पहले जो है ना वो मेरा गला ख़राब हुआ था। तो 1 से 4 वीक आफ्टर थ्रोट इन्फेक्शन जो बैक्टीरियाज़ होती हैं स्ट्रेप्टोकोकल बैक्टीरिया वो क्या करते हैं बेसिकली उनके अंदर भी हमारे पास ग्रुप ए के हमारे पास ग्रुप ए होता है और ग्रुप बी होता है ना, उसमें ग्रुप ए के जो हमारे पास बैक्टीरिया हैं जिसे हम कहते हैं बीटा हीमोलिटिक, ठीक है? हीमोलिटिक मतलब कोई ना कोई ब्लड के साथ इसकी जो है ना वो आ रही है बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है? जिसके अंदर हमारे पास मशहूर ज़माना स्ट्रेप्टोकोकस पायोजिनीज़ है, ठीक है? एसपी मैं लिखता हूँ, एसपी जो होता है ना पुलिस का एक एसपी होता है, स्ट्रेप्टोकोकल पायोजिनीज़ जो है ना, ठीक है? पायोजिनीज़, तो ये हमारे पास बेसिकली बीटा हीमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकल है जो कि ग्रुप ए का बैक्टीरिया है, ठीक है? ये इन्फेक्शन करता है, इसके 1 से 4 हफ्ते के अंदर-अंदर मरीज़ को सिम्पटम्स आते हैं और मोस्टली ये जो है ना जो 10 इयर्स के ओल्ड चाइल्ड हैं या 6 से 10 साल की उम्र के बच्चे हैं ना, उनका पहले गला ख़राब होता है और उनके बाद जो है ना वो हमारे पास उनको अचानक क्या होगा फिर फ़ीवर होगा, बुखार के साथ प्रेज़ेंट करेंगे, नोज़िया होगा, साथ में उसकी माँ बताएगी डॉक्टर साहब इसको पेशाब बहुत कम आ रहा है, ओलिगोयूरिया है और हमारे पास जो पेशाब आ रहा है उसके अंदर हीमाचूरिया है, ठीक है? तो मतलब होप वाले सारे सिम्पटम्स आपके जो ऊपर मैंने बताए हैं ना ये वाले, ठीक है? तो इससे मिलते-जुलते और कुछ ना कुछ एडीमा वगैरह वो सारे के सारे आप देख लेंगे। इसके अंदर बड़ी कंडीशन पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है ना, COCAL कोकल कोका है ना, तो मतलब आपने यहाँ पे लिखना है कि कोका कलर्ड यूरिन, जिस तरह कोका कोला का होता है ना कोका कलर्ड, यूँ कह लें कि उसने पेप्सी, कोका कोला वहाँ से ही आपने याद करना कि कोका कलर यूरिन। अब आपको सिनेरियो में कोका कलर यूरिन बच्चा आया, उसको इन्फेक्शन हुआ गले का, उसकी माँ आई है कि ये इसको डार्क कलर का पेशाब आता है। लैब के अंदर आप क्या करेंगे? लैब के अंदर जब आप देखें तो आपको ASO टाइटर्स जो है ना वो एलिवेटेड मिलेंगे, जबकि सीरम C3 जो है ना वो हमारे पास डिक्रीज़ मिलेगा। तो आपने करना क्या है बेसिकली अगर बहुत ज़्यादा सवे सिम्प्टोमेटिक है वो तो हो जाता है लेकिन जो सीवियर है इसके लिए हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिकली हम चेक कर लिया करते हैं कि आया कि कितना को हमारे पास डैमेज हो गया, ठीक है? तो इसके लिए हम अगर लाइट माइक्रोस्कोपी के अंदर हम देखें ना मतलब रीनल बायोप्सी हम ले लेते हैं, उसको लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो है ना वो हमने देखना होता है। दोनों के अंदर अगर क्लिनिकल फाइंडिंग पॉजिटिव आ जाए तो आपने अच्छा, यहाँ पे लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर वो कह रहा है हमारे पास हाइपर सेलुलर इन लार्ज ग्लोमेरुलाई है होंगे, ठीक है? हाइपर सेलुलर होंगे और साथ में जो ग्लोमेरुलाई है ना वो इनलार्ज्ड होंगी, ठीक है? और यहाँ पे ल्यूकोसिटिक इन्फिल्ट्रेशन होगी, वो आपको लंपी बम्पी अपीयरेंस देगी, ठीक है? अब यहाँ पे एक और एमसीक्यूज़ अगर लंपी बम्पी जो है ना मतलब मैंने याद रखा था जो बैक्टीरियाज़ है ना उनके लम्प्स हैं और बम्प्स हैं, ठीक है? तो लंपी बम्पी अपीयरेंस पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल की हमारे पास बड़ी निशानी है, ठीक है? और ये लाइट माइक्रोस्कोप है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ऊपर देखेंगे तो आपको सब एपिथेलियल हम्प्स नज़र आएँगे। हम्प क्या होता है? जो ऊँट की कोहान होती है ना यूँ करके, ठीक है? इस तरह सब एपिथेलियम के नीचे जो है ना आपको छोटे-छोटे हम्प यूँ करके नज़र आएँगे जो कि हमारे पास लंपी बम्पी अपीयरेंस के लिए हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है? और यहाँ पे फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में ग्रैनुलर अपीयरेंस आ रही है। ट्रीटमेंट क्या है? स्पोरेटिव ट्रीटमेंट है 95% केसेज़ में खुद ब खुद रिज़ॉल्व हो जाए, वरना आपने क्या करना है एंटीबायोटिक्स दे देनी है और साथ में जो कि उसको ओलिगोयूरिया है तो आपने साथ में डायूरेटिक्स दे देनी है ताकि उसका पेशाब थोड़ा-सा खुल के आ जाए तो आपके पास सारे की सारी ये कंडीशन सेट हो जाए। ईज़ी हो गया? अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास एक कंडीशन है जी IgA नेफ्रोपैथी। ये भी आपने पढ़ा होगा पैथो के अंदर, ठीक है? तो इसको भी हम लगे हाथ डिस्कशन करते थे क्योंकि इसका भी क्वेश्चन जो है ना हमने देखा है IgA नेफ्रोपैथी। बेसिकली इसको हम दूसरा नाम देते हैं ब्रेगर्स डिज़ीज़, ठीक है? ब्रेगर डिज़ीज़ मैंने याद रखा था कि ब्रेगर से ना हमने ए A1 बर्गर खाना है, ठीक है? मतलब IgA ए से हमारे पास A1 तो इसको A1 जहाँ पे आएगा वो हमने A1 बर्गर खाना है तो ब्रेगर्स डिज़ीज़ मैंने यूँ याद रखा हुआ है क्योंकि ये एमसीक्यू इसी तरह लगते हैं और बंदे को फिर कन्फ्यूजन हो जाती है। मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज़ ऑफ नेफ्रेटिक सिंड्रोम इसका भी हमारे पास रिलेशन नेफ्रेटिक सिंड्रोम के अंदर आएगा। एसोसिएशन क्या है इसके अंदर हमारे पास कुछ यहाँ पे ना इसकी एसोसिएशन एक डिज़ीज़ है जिसे हम कहते हैं हैनॉच स्टोनिलियन परपरा, ठीक है? मतलब इसके अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है वेसल्स की और इसके अंदर वो परपरा क्या होता है बेसिकली मैं आपको एक डायग्राम दिखा दूँ, इसके अंदर बड़ी अच्छी बनी हुई है मेरे पास है एक, ठीक है?
इसमें ना ब्लड वेसल एक तो इन्फ्लेम्ड हो जाती हैं और इरिटेटेड हो जाती हैं, ये देख रहे हो, ठीक है। इसके अंदर बड़ा ये ज़्यादा कंडीशन है, ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि फिर रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी वीडियो। इसे हम कहते हैं हेनॉज स्टोलियन पर्परा, शायद ये किसी साइंटिस्ट का नाम है। इसके अंदर पर्परा हमारे पास पैचिज, वेस्कुलर रैश जो है ना वो धब्बे धब्बे से मान जाते हैं, वो सारे के सारे। और इसके अंदर ये मोस्टली उन पेशेंट के अंदर कॉमन है जो कि हमारे पास सीलिक डिजीज़ की हों, ठीक है, या फिर उनको कोई लीवर का मसला हो ना, ठीक है, तो उनके पेशेंट के अंदर आईजीए नेफ्रोपैथी बहुत कॉमन है, जिसको हम ब्रैगेट डिजीज़ भी कहते हैं। क्लिनिकल फीचर क्या है, मोस्टली ये यंग अडल्ट्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट करती हैं रिकोरेंट एपिसोड ऑफ हीमाचोरिया, कभी हुआ फिर दोबारा पेशाब के अंदर खून आ रहा है, ठीक है। और साथ में वो कह रहे हैं कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है। फिर जीआईटी और यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बार बार इनको हो रहा होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास कंडीशन है। डायग्नोसिस आपने किस तरह करना है, आपने आईजीए लेवल जो है ना वो आपने देख लेना है, वो अगर एलिवेटेड है 50% केसेस के अंदर, ठीक है, वो आपको पता चल जाएगा। रीनल बायोप्सी में हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और लाइट माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे, ठीक है, सेम जिस तरह हमने यहाँ पे किया था। इसके अंदर हमें लंपी बम्पी नीचे वाले में हमें लंपी बम्पी मिले थे पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल के अंदर, लेकिन यहाँ पे जो है ना आपको लाइट माइक्रोस्कोपी में मिज़ेंजियल वाइडनिंग और प्रोलिफरेशन, जो मिज़ेंजियल लेयर होती है ना, ठीक है, उसकी हमारे पास वाइडनिंग मिल जाएगी और साथ में वो प्रोलिफरेटिव की तरफ जा रही होंगी। साथ में वही इलेक्ट्रॉन डेंस डिपॉजिट मिलेंगे और साथ में ग्रैनुलर अपीयरेंस आपको सारी की सारी दिख जाएगी। और ये हमारे पास इन्फेक्शन के 1 से 2 दिन के बाद होता है और इसके अंदर C3 लेवल नॉर्मल होते हैं, ठीक है। जबकि हमारे पास पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल क्या था, 1 से 4 हफ्ते लगते थे इसको, लेकिन ये हमारे पास 1 से 2 दिन इन्फेक्शन के बाद होता है और इसके अंदर C3 का लेवल नॉर्मल होता है, कंप्लीमेंट सिस्टम जो होते हैं, लेकिन इसके अंदर हमारे पास C3 जो है ना वो हमारे पास एलिवेटेड थे, ठीक है। तो ये आपको फ़र्क पता होना चाहिए आईजीए के बारे में और इनके बारे में हमारे पास। अच्छा, इसकी ना अब ट्रीटमेंट क्या है, कोई ख़ास ट्रीटमेंट नहीं है। क्रोनिक रीनल फेलियर जो है ना वो हमारे पास मोस्टली 20 साल का बच्चा जब होता है उसके अंदर सीवियर प्रोटीनोयूरिया है। इसके लिए हम क्या कर देते हैं, बेसिकली एस इनहिबिटर दे देते हैं और हमारे पास स्टीराइडल जो है ना थेरेपी किडनीज़ के अंदर जो है ना मोस्टली हम दे देते हैं, तो पेशेंट सिम्प्टोमेटिकली ठीक हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है जी गुड पास्चर सिंड्रोम। तो ये भी हमने पैथो के अंदर जो है ना, पता नहीं मैंने नेफ्रो के पैथो की वीडियो बनाई है या नहीं बनाई, लेकिन उसके अंदर ये था हमारे पास गुड पास्चर सिंड्रोम, ठीक है। इसको मैंने याद किया हुआ था कि ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है, तो गुड में 2 आ रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमने 2 लिखना है। तो ये इसका मतलब है हमारे पास ये टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। इसके अंदर मेल मोस्टली जो है ना अफेक्टेड होते हैं। वजह क्या है, एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं जो कि हमारे पास कोलेजन है ना ग्लोमेरुलर और हमारे पास जो पल्मोनरी कैपिलरी है, ठीक है। मतलब ये बोमन कैप्सूल है और इसके अंदर जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैं ये, और आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, इनके पास जो कैपिलरीज़ हैं, इनके अगेंस्ट हमारे पास जो है ना कह लो कि एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं। इन एंटीबॉडीज़ का नाम होता है एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़, ठीक है। एंटी बेसमेंट, क्योंकि जो बेसमेंट मेम्ब्रेन को इफेक्ट करनी है, तो एंटी बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़, ठीक है। ये एंटीबॉडीज़ बेसिकली लंग्स की कैपिलरीज़ को और किडनीज़ की जो ग्लोमेरुलर कैपिलरीज़ हैं उनको इफेक्ट करेगी, ठीक है। और हमारे पास पेशेंट जो है ना वो हेमोप्टाइसिस, मतलब उसको क्योंकि ये कैपिलरीज़ फटेंगी तो यहाँ से ब्लड निकलेगा, तो ये थूक के अंदर ब्लड आएगा, ठीक है। और इवन जो है ना वो किडनीज़ के अंदर भी ये सारे का सारा होगा, तो हमारे पास एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर में हमारे पास हेमोप्टाइसिस होगा, ठीक है, मतलब थूक के अंदर वो खून आएगा, डिस्निया होगा और रिस्पायरेटरी फेलियर, वो सारे के सारे हमारे पास जो है ना वो सिम्टम्स आपके पास आएंगे। डायग्नोसिस कैसे करेंगे, इनिशियल टेस्ट में आप एंटी ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडीज़ इसको डिटेक्शन कर लेना, तो आपको पता चल जाएगा ये हमारे पास गुड पास्चर है, तो ये मतलब टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है। किडनी बायोप्सी ले लेंगे तो आपको और अच्छा मिलेगा। एनीमिया इसके अंदर ज़्यादा होगा क्योंकि थूक के अंदर वो हेमोप्टाइसिस हो गया, ठीक है, उससे ब्लड लॉस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एनीमिया तो हमारे पास आएगा। और हमारे पास जो है ना पल्मोनरी के अंदर जब हम चेस्ट एक्सरे करेंगे तो आपको इन्फिल्ट्रेट नजर आएंगे। ट्रीटमेंट क्या है, प्लाज्मा एक्सचेंज कर दो, जो एंटीबॉडीज़ है उसको किसी तरीके से हमने निकालना है, प्लाज्मा एक्सचेंज कर दो, इम्यूनो सप्रेसिव थेरापीज़ दे दो, एंटीबॉडीज़ को जो रोके। इसके अंदर हमारे पास कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो है ना वो हमारे पास होंगी और साइक्लोफॉस्फामाइड, ठीक है। ये दोनों जो है ना स्टीराइडल ड्रग्स हम दे देंगे। अगर नहीं ठीक हो रहा फिर अगर
किडनी ख़राब हो गए तो रीनल ट्रांसप्लांटेशन तो हमारे पास ऑप्शन बचा ही हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास होगी। नेक्स्ट हमारे पास है जी वेगनार्स ग्रैनुलोमेटोसिस। तो यार ये अभी तक मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो ले ले। मैं चाह रहा हूँ कि नेफ्रिटिक सिंड्रोम जो है ना इसी एक वीडियो में कवर कर दूँ ताकि हम आगे प्रोसीड कर सकें। नेक्स्ट हमारे पास है वेगनार्स ग्रैनुलोमेटोसिस और एलपॉट सिंड्रोम। ये दो हमने डिस्कशन करनी है, तो जगह कम है तो इसको मैं रेज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये लाइट का थोड़ा सा इशू है क्योंकि यहाँ पे सुबह से लाइट नहीं है और यूपीएस भी आलमोस्ट 4-5 घंटे के बाद अब बंद हो चुका है, तो सॉरी फॉर दैट, लेकिन गुजारा कर लें। ओके जी, अब हम करते हैं जी वैगनर्स ग्रैनुलोमेटोसिस। मैंने इसको याद किया हुआ था कि वैगनर एक गाड़ी भी है, आपने देखी है छोटी सी एक गाड़ी पाकिस्तान में चल रही वैगनार। ठीक है, वहीं से मैंने याद किया हुआ था कि वैगनर एक ये छोटी है, मीडियम साइज़ गाड़ी है, ये स्मॉल साइज़ गाड़ी इसको हम कह सकते हैं। तो इसी से मैंने याद किया हुआ है कि वैगनार्स ग्रैनुलोमेटोसिस के अंदर बेसिकली हमारे पास जितने भी मीडियम और हमारे पास स्मॉल साइज़ जो है ना वेसल्स, उनकी हमारे पास इन्फ्लामेशन हो सकती है। ठीक है, मतलब कि वो वेस्कुलाइटिस के अंदर जो है ना वो हमारे पास इसके अंदर हमारे पास इन्फेक्शन होगा, अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होगा, लंग्स का इन्फेक्शन होगा और रीनल जो है ना वेसल का इन्फेक्शन होगा। मेल मोस्टली मोर कॉमन है, 40 से 60 ईयर के ओल्ड मेल होते हैं। ठीक है, और मार्कर डिजीज़ में हमारे पास CN का प्रोटीन जो है ना वो हमारे पास इसका लेवल एलिवेटेड होता है। तो CN का और PN का होता है, इसके अंदर हमारे पास CN का जो है ना वो उसका लेवल एलिवेटेड होगा। बेसिकली ये एन का है क्या, ये एंटी न्यूट्रोफिलिक साइटोप्लाज्मिक ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं। ठीक है, तो यही हमारे पास अगर एलिवेटेड हो जाएंगी, ऑटो एंटीबॉडीज़ नाम से काम है। ठीक है, अब अगर मैंने कहा कि ये रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करेंगी तो सांस लेने के अंदर हमारे पास क्या होगा, एक तो ये साइनोसाइटिस के साथ प्रेजेंट करेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने बड़ी एक कहानी बनाई हुई है, साइनोसाइटिस और उसका ओटाइटिस मीडिया। ज़ाहिर बात है कान और गले सांस वाली नाली का यूस्टेकियन ट्यूब का आपस में कनेक्शन है, तो ओटाइटिस मीडिया मिडल एयर का इन्फेक्शन होगा। ठीक है, साथ में नाक का भी तो इसमें एसोसिएशन है रिस्पिरेटरी में, तो रेहनाइटिस के साथ रनी नोज़ और नेज़ल म्यूकोजा की अल्सरेशन। ठीक है, और हमारे पास सैडल नोज़ डिफॉर्मिटीज़। सैडल नोज़ बेसिकली होता क्या है कि नाक जो है ना वो जिस तरह होता है घोड़े के ऊपर जो काठी पड़ी होती है इसकी, घोड़े की सीट जो इसे हम सैडल कहते हैं ना, तो इस तरह अंदर की तरफ नाक जो है ना ऊपर से जाता हुआ। ये था अपर रिस्पिरेटरी की। अगर लोअर रिस्पिरेटरी की करते हो अब इसके अंदर हमारे पास जो है ना वो पल्मोनरी हेमरेज आएगा। ठीक है, और इसके अंदर इन्फिल्ट्रेशन आ जाएगी और हमारे पास प्लूरेसी आ जाएगी सारी। हेमेपेटाइटिस थूक के अंदर ब्लड आएगा और नोडुलर लीजन जो है ना वो चेस्ट एक्सरे के ऊपर आएंगी। अच्छा, रीनल के ऊपर हमारे पास क्या होगा, हीमाचूरिया, ब्लड इन यूरिन जो है ना वो हमारे पास होगी। और रेड सेल जो है ना वो आप जब यूरिन की एग्जामिनेशन करेंगे तो उसके अंदर आपको नज़र आ जाएंगी। ठीक है, डायग्नोसिस क्या है, आपने सिंपल टेस्ट करवाने हैं जिसके अंदर हमें CN का जो है ना अगर पॉजिटिव मिल गया, इसकी प्रेजेंस है, इसकी एलिवेशन लेवल आपको मिला हुआ, तो मतलब पक्का है वैगनार डिजीज़ है। ठीक है, अगर साथ में रीनल बायोप्सी मज़ीद करवा लेंगे तो आपको कंफर्म हो जाएगा। फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा और क्रीसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, अगर तो वो रीनल में माइल्ड होगा या फिर हमारे पास वो सीवियर होगा। माइल्ड फॉर्म में हमारे पास क्या होगा, फोकल नेक्रोटाइजिंग ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होगा। सीवियर के अंदर हमारे पास क्रीसेंटेरिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस जो है ना वो हमारे पास प्रेजेंट करेगा। तो मैंने कहानी बनाई हुई थी, एक अन्ना बाबा है। ठीक है, 40 से 60 साल का एक बाबा है, अन्ना है। ठीक है, उसके पास मीडियम या स्मॉल साइज़ गाड़ी है जिसमें हम वैगनर कहते हैं। उसको छाती का इन्फेक्शन है, नाक का इन्फेक्शन है, कान का इन्फेक्शन है, न्यूज़ल म्यूकोज़ा उसके नाक की अल्सरेशन है, उसके लंग्स के अंदर जो है ना वो हेमेपेटाइटिस, वो सारे की सारी कंडीशन, रीनल के अंदर ही उसको खूनी पेशाब आ रहा है। हमने देखा तो वो अन्ना था, मैंने कहा ना अन्ना बाबा, CN का अंडा, अन्ना मैंने यूँ याद किया हुआ था। उसकी हमने रीनल बायोप्सी करवाई तो उसके अंदर फोकल नेक्रोटाइजिंग और क्रीसेंटेरिक मतलब चाँद की तरह जिसे हम कहते हैं ना हाफ मून, वो हमारे पास आ सकता है। तो ये इतनी सी कहानी में मैंने सारे का सारा वैगनार मेरे तो यही निमोनिक से, ठीक है, मतलब यूँ करके तो वैगनार। ठीक है, तो बस ये एक मैंने निमोनिक याद किया हुआ था, बाकी आप देख लें अगर आपको जो ईज़ी लगे। मैंने तो यूँ, क्योंकि ये मुझे हमेशा भूल जाते हैं, एलपॉट सिंड्रोम, गुड पास्चर। गुड में हमारे पास GOO आ रहा था, हमारे पास टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी है, ये भी एक FCPS का MCQ था आई थिंक एज आई रिमेंबर। अच्छा, लास्ट पे हमारे पास आ जाता है जी नेफ्रेटिक के अंदर एलपॉट सिंड्रोम। ठीक है,
एलपोर्ट सिंड्रोम मतलब मैंने याद किया वो था एयरपोर्ट से, एलपोर्ट, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली क्या है, हेरिडिटी ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है जो कि विरासती तौर पे, मतलब हमारे पास एयरपोर्ट के ऊपर विरासत और विरासत लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो हमारे पास एक तो ये है हेरिडिटरी डिजीज़ है, ठीक है। नंबर सेकंड पे इसके अंदर वो इतनी प्रोग्रेसिव करती है कि क्रोनिक रीनल फेलियर के अंदर पेशेंट जो है ना वो चला जाता है। होता क्या है ये बेसिकली एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है। ये हमारे पास एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ है। ऑटोसोमल रिसेसिव भी हो सकती है, ऑटोसोमल डोमिनेंट, लेकिन ये मोस्टली है। इसके अंदर क्या होता है, डिफेक्टिव ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, जीबीएम, जो हमारे पास ग्लोमेरुलर कैपिलरीज है उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है, ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, उसकी हमारे पास जो सिंथेसिस है ना वो एबनॉर्मल हो जाती है। अब इसकी सिंथेसिस किससे मिलके बनती है, वो कोलेजन होता है, और वो भी कोलेजन टाइप 4 कोलेजन होता है। जब टाइप 4 कोलेजन ठीक नहीं बनेगा तो ग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन ठीक नहीं बनेगी, तो वो सारी की सारी हमारे पास ख़राब हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्लिनिकल फीचर में वो कह रहा है हमारे पास कि ग्रास या माइक्रोस्कोपिक हीमाचूरिया होगा, सब के अंदर आपने हीमाचूरिया, हमने कहा ना होप हमने याद किया था शुरू में, तो हीमाचूरिया और हमारे पास ओलिगोयूरिया और एडिमा हो गया, और ये सारी की सारी कंडीशन हर एक में फिट आ रही हैं, ठीक है। एज ऑफ ऑनसेट 5 से 20 साल के अंदर होता है, ठीक है। और रीनल की फेलियर जो है ना 20 से 50 साल के अमूमन जो लोग होते हैं उनके अंदर देखी गई है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, फैमिली हिस्ट्री, पहले भी किसी को और रीनल फेलियर हो चुका होता है, यहाँ पे फिर आती है, साथ में उसकी जो है ना वो नर्व डिफनेस होगी, जो उसकी नर्व है ना वो नर्व डेफनेस हमारे पास बहुत कॉमन है। और आई के डिसऑर्डर के अंदर हमने देखना है कि उसकी जो लेंस है ना वो हमारे पास डिसलोकेट हो जाएगी, ठीक है। हमने आई में पढ़ा ना, ठीक है, आगे कॉर्निया होता है, पीछे वो सारे का सारा यूं करके लेंस होता है, तो लेंस जो है ना वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से डिसलोकेट हो जाएगी। पोस्टीरियर कैटरैक्ट, एक हमारे पास था एंटीरियर कैटरैक्ट, एक पोस्टीरियर कैटरैक्ट, ठीक है। तो कैटरैक्ट जो है ना वो हमारे पास मोतिया जिसे हम कहते हैं वो होगा, और साथ में कॉर्निया जो फ्रंट वाला है इसकी डिस्ट्रॉफी होगी। क्यों? क्योंकि ये भी हमारे पास टाइप 4 कोलेजन से मिलके बने हैं, लेंस, कैटरैक्ट और हमारे पास जो है ना कॉर्निया, सारे के सारे हमारे पास टाइप, जहाँ जहाँ टाइप 4 आ रहा है तो हमारे पास लेंस हो गया, ठीक है, कैटरैक्ट हो गया, और हमारे पास कॉर्निया जो है ना ये हमारे पास है। अब जब आप रीनल बायोप्सी करवाएंगे ना तो आपको बास्केट एंड वीव अपीयरेंस जो है ना वो जीबीएम के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो एयरपोर्ट के ऊपर आपको बास्केट चाहिए होती है, तो हमारे पास BASKET बास्केट एंड वीव अपीयरेंस जो है ना वो आपको दिख जाएगी ग्लोमेरुलर पे, और जहाँ पे आपको थिनिंग होगी उसके अंदर वो अल्टरिंग विथ एरिया, कुछ हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन थिन होगी, फिर वो थिक हो जाएगी, फिर थिन होगी, फिर थिक होगी, जहाँ पे बास्केट और वीव्स अपीयरेंस आ रही है ना वो सारी की सारी हमारे पास ये नज़र आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे पास एयरपोर्ट के ऊपर विरासती तौर पे है, हेरिडिटी है, इसके अंदर टाइप 4 है, 4 बंदे जा रहे हैं कुल जो कि कोलेजन के साथ हैं, उसकी फैक्ट्री की वजह से उसकी आंखें गईं, उसका कॉर्निया गया, मोतिया हो गया, उसका जो है ना वो कैटरैक्ट हो गया, ठीक है। कॉर्निया कैटरैक्ट, वो पोस्टीरियर कैटरैक्ट, सारे का सारा हमने एयरपोर्ट के ऊपर जाकर बास्केट ली और वहाँ पे हमने सामान डाला, तो बास्केट एंड वीव अपीयरेंस आपको मिल जाएगी। अगर किसी को देखनी है ना बास्केट एंड वीव अपीयरेंस, तो कुछ इस तरह की आपके पास अमूमन जालियाँ होती हैं, या जो हाथ वाला हैंड फैन होता है ना उसके ऊपर भी इस तरह के कुछ डिज़ाइंस बने होते हैं, ये बास्केट एंड वीव अपीयरेंस है। इसको बस दिमाग में रख लें, अगर इसकी डायग्राम आ जाए तो आपको पता होनी चाहिए ओएसपी के अंदर बास्केट एंड वीव अपीयरेंस, ये एलपॉर्ट सिंड्रोम के बारे में हमारे पास आ जाती है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ हो गए ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस के अंदर हमारे पास सीरम कम्प्लीमेंट सिस्टम में वो सारी की सारी बातें जितनी थी मैंने डिस्कशन कर दी हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ठीक है। नेफ्रोटिक को हम डिस्कशन करते हैं, इसके अंदर मिनिमल चेंज है, मेम्ब्रेनो प्रोलिफरेटिव है। तो अभी तक हमने जो नेफ्रेटिक के अंदर है वो हमने देखी है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, फिर हमने IgA नेफ्रोपैथी हो गया, फिर गुड पास्चर सिंड्रोम हो गया, फिर एलपॉर्ट सिंड्रोम हो गया, और हमारे पास वेगनार्स हो गया। तो ये 5 जो है ना चीज़ें हमने नेफ्रेटिक के अंदर देख ली हैं। बाकी हम नेफ्रोटिक नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, कोशिश करूँगा एक वीडियो में करके इसको हम ख़त्म कर दें। होपफुली ज़्यादा नहीं तो कुछ ना कुछ आपकी इससे हेल्प हो गई होगी, ठीक है। आई ट्राइड माई बेस्ट कि जितना मुझे आता था मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। बाकी आप खुद मेरे से ज़्यादा लाइक हैं तो आप खुद भी पढ़ सकती हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।